तो देखो होता क्या है कि एटम, जैसे सोडियम की हमने बात की थी कि सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो 11 है। अच्छा, सोडियम जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम जो है वो अपने आप को ना स्टेबल फील नहीं करता। तो हम लोग की बात हुई थी ना कि जो ग्रुप 8 होता है, जैसे कि आर्गन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो वो काम करने के लिए सोडियम क्या करता है कि सोडियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो सोडियम इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपना। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो सोडियम +1 आयन बना लेता है। और अब जो उसका सेकंड लास्ट शेल था पहले, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, वो उसका आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो आखिरी शेल होता है किसी भी एटम का। तो अब सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम आयन बन गया है, लेकिन वो स्टेबल हो गया। तो सब एटम्स, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, ग्रुप 3 का हो, ग्रुप 4 का हो, ग्रुप 5 का हो, चाहे ग्रुप 6 का हो या 7 का हो, वो लोग किसी ना किसी तरह अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करते हैं, बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 का जैसे हमने मैग्नीशियम देखा था, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। तो वो भी क्या काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बना लेता है। इसी तरह ग्रुप 3 का जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम +3 आयन बना लेता है। इसी तरह ग्रुप 4 की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ग्रुप 5 होता है, ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, जैसे कि फास्फोरस, उसका प्रोटॉन नंबर होता है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो बनेगी 2,8,5। अब इसको अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए एक अजीब सी बात होगी, क्योंकि जब इसको सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पे चार्ज क्या आ जाता है, -3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। तो हो तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गया बाय गेनिंग 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जो ग्रुप 6 का है, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन, बल्कि हम सल्फर की एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर के प्रोटॉन नंबर होता है 16, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू फॉर्म 2,8,8। ग्रुप 7 में क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, एटम आइदर लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज होके बस ऐसे ही बाहर निकल गया। सोडियम तब तक इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर सकता जब तक कोई उसका इलेक्ट्रॉन गेन ना करे। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि अगर किसी भी एटम ने स्टेबल होना है तो इट हैज टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दे कैन डू इट बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ये काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। एक एटम अकेला नहीं कि लूज करके बैठ गया बस, जब तक उसका कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नहीं होगा तब तक वो लूज नहीं कर सकता। इसी तरह जिसको गेन करना है वो तभी गेन करेगा जब उसको सामने कोई लूज करने वाला हो। तो एटम्स इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी दे आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, या इसके अलावा वो कभी कभार शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लेते हैं। तो हम दोनों चीजें देखेंगे। तो जिस वजह से दो एटम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है और क्लोरीन है, ये मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और ये हमारे पास ना सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट घरों में खाते हैं ना, वो होता है। सोडियम जो मेटल होता है वो एक मेटल है, आप मेटल को खाने का सोच भी नहीं सकते। इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। और ये जो गैस, क्लोरीन गैस जो होती है वो इरिटेंट होती है, आंखों में चली जाए तो जलन मचना शुरू हो जाती है। तो इसको भी इनहेल करने का या खाने का तो आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आप खाते हो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज फिर बहुत चेंज हो जाती हैं।
तो जब भी दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज काफी चेंज हो जाती हैं। और ये बॉन्ड बना क्यों रहे हैं? बॉन्ड बनाने का इनका पर्पस ये है कि दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी। अच्छा, इससे पहले ना हम बॉन्डिंग पे जाएं, इससे पहले हमारे पास ना एक चैप्टर और है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड का। हम लोगों ने लास्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर पे खत्म की थी ना, तो पहले हम एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड का थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है ये, पहले वो देख लेते हैं ना आज की क्लास में। तो हम लोगों के पास केमिस्ट्री में तीन चीजें मिलती हैं। एक तो हमने बोला कि एक एटम होता है। जब दो एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं ना, अब चाहे वो ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, 3 का हो, या ग्रुप 4 5 6 7 जिसका भी हो, व्हेन टू एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म, अच्छा केमिकली कंबाइन होके either दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल या फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, वो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये सारी चीजें ना एक मैटर होती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना कि मेरे पास कोई भी फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल है, तो वो एक मैटर कहलाता है। मैटर हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन दो चीजों में हुई हुई होती है। एक तो हमारे पास प्योर मैटर होता है, एक हमारे पास इम्प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, और कंपाउंड के साथ मॉलिक्यूल्स भी जो है ना आप प्योर मैटर में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 2 3 के जैसे एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, नॉन मेटल्स उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसी तरह नॉन मेटल जो होते हैं हमारे पास ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। तो इनके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स के बारे में जनरली आप लोगों ने जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट हीट। मेटल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या दे आर इंसुलेटर्स। इसी तरह जो कंपाउंड होते हैं वो कब बनते हैं, जब एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये सारे प्योर मैटर में आते हैं। प्योर मैटर का क्या मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना किसी एक एलिमेंट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे। अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर जो है वो कंपाउंड है, H2O कंपाउंड या मॉलिक्यूल इसको कह सकते हैं। तो पानी है तो सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब उसमें जो फॉर्मूला है वो वाटर का ही होगा, उसके अंदर और कुछ नहीं है, तो दैट इज अ प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर क्या होता है हमारे पास, वो मिक्सचर बनते हैं। मिक्सचर क्या होता है, जो कि केमिकली कंबाइन ना हुआ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर में हमारे पास, अगर मैं पानी, वाटर इज अ प्योर मैटर एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ प्योर मैटर। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालूं, मतलब नमक को पानी में डालूं, तो वो डिजोल्व होकर जो सोल्यूशन बना लेता है, उसको हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर जो होता है वो हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब दोबारा पानी में से अगर मुझे सॉल्ट निकालना है, तो मैं वाटर को सारा इवेपोरेट करवा दूंगा हीट करके, और सोडियम क्लोराइड वैसे ही नीचे रह जाएगा मेरे पास। मिक्सर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये थोड़ा आगे जाके अभी इसी चैप्टर में समझ आ जाएगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मिक्सर का क्या मतलब है। अच्छा, लेकिन अगर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर्स होते हैं कि जो हमारे पास मिक्सर मैंने बनाया जो सेम स्टेट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो था वो लिक्विड था, और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब मैंने एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, तो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो ऐसा मिक्सर जो होता है वो नॉन होमोजीनियस मिक्सर होता है, कि दोनों की स्टेट्स डिफरेंट है। एक सॉलिड है तो लिक्विड होगा, दूसरा, एक सॉलिड है तो दूसरा गैस होगा, लिक्विड है तो दूसरा गैस हो। लेकिन होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है कि अगर एक लिक्विड है और मैंने लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, या सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, या गैस को गैस में मिला दिया, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर के अंदर रूह अफ़ज़ा मिला दूं, तो डेट वुड बी माय होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है।
सही है, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक कुछ पूछना है? अच्छा, तो हमसे पूछता तो नहीं है, एलिमेंट्स की कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता पास्ट पेपर में, जितने भी क्वेश्चन देखो। लेकिन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इनमें फर्क समझ आना चाहिए होता क्या है। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसका क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि उसमें सारे के सारे एटम्स जो होंगे ना वो सोडियम के होंगे। मतलब बहुत सारे सोडियम एटम्स में एक जगह पे एक साथ रख दूंगा तो वो सोडियम एलिमेंट बन जाएगा। बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स में एक साथ एक जगह पे रख दूंगा तो वो क्लोरीन एलिमेंट कहलाएगा। बहुत सारे मैं गोल्ड का सिंबल होता है Ag, सॉरी Au। बहुत सारे गोल्ड के एटम्स में एक साथ रख दूंगा तो वो गोल्ड एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। आप लोगों ने अपनी बुक्स में एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। वो जो डेफिनेशन होती है, देखो वो कहते हैं ना, एलिमेंट इज अ simplest substance which cannot be split into two or more different substances। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर सोडियम एलिमेंट है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो एटम्स है ना वो सोडियम के ही हैं। अब आपने क्या करा, इसको ना स्प्लिट करना शुरू करा, तोड़ना शुरू करा। जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ के आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद इसमें से जो चीज़ अलग होगी ना वो सोडियम की एक लेयर अलग हो जाएगी। फिर आपने इसको और मजीद तोड़ा, इसी लेयर को आपने बोला कि मैं और तोड़ूंगा। जब आप इसको और तोड़ोगे, अच्छा, जब ये दोनों चीजें टूट गई हैं तो ये भी आपके पास सोडियम ही कहलाएगा ना, क्योंकि इसमें भी सोडियम के आइटम्स हैं, ये भी सोडियम कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है टूटने के बाद वो कुछ और हो जाएगा, नहीं, कहलाएगा वो भी सोडियम। अच्छा, इसको आप मजीद और तोड़ो, तो अभी अगर दो एटम भी सोडियम के बचे हैं ना, तो ये दोनों सोडियम सोडियम कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक गोल्ड की बार दे दूं, गोल्ड बार, आप इसको ब्रेक करना शुरू करो छोटे 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 हिस्सों में, तो जब तक आप बिल्कुल आखिरी एटम के गोल्ड तक नहीं पहुंच जाओगे ना, दोनों के एटम भी अलग अलग कर दोगे, तो आखिरी एटम भी गोल्ड का वो गोल्ड ही कहलाएगा। तो एलिमेंट ये होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वाटर है ना, H2O, तो H2O वाटर का ये फॉर्मूला बनता है, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बॉन्ड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना शुरू किया, समझ आई बात? लेकिन आपने आखिर में जब ये तोड़ा ना, तो टूटने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये वाटर था, ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन एलिमेंट अलग है और ऑक्सीजन एलिमेंट अलग है। तो ये वाटर जो है, इसको फिर हम लोग एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इट हैज बीन ब्रोकन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, कुछ और बन गया है ये। वाटर वाटर नहीं रहा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक एलिमेंट को तोड़ते रहो, अलग अलग करते रहो, तो चाहे इस सोडियम को या इस गोल्ड बार को मैं जितने भी टुकड़ों में तोड़ दूं, तो जितना भी छोटा से छोटा टुकड़ा होगा वो भी गोल्ड ही कहलाएगा। लेकिन जो वाटर है, फिर उसको हम एलिमेंट नहीं कह सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। सही है, बात समझ आई यहाँ तक? अरे उमेर, हाउ आर यू? अच्छा जी,
अब जैसे एक बात यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, कार्बन is made entirely from carbon atom, sodium is made entirely from sodium atom, gold is made entirely from gold atoms. Compound क्या है? Compound is a substance made from two or more elements that have reacted chemically with each other. Chemical reaction क्या है? वो जो हमने बात की ना कि सोडियम है एक एलिमेंट था, क्योंकि इसमें सारे के सारे सोडियम के एलिमेंट्स थे, और क्लोरीन जो है वो एक एलिमेंट था क्योंकि इसमें सारे के सारे क्लोरीन के एलिमेंट्स थे। जब ये केमिकली कंबाइन हो गया तो इसने बना लिया सोडियम क्लोराइड, और जब सोडियम क्लोराइड बन गया तो इसमें अब सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इसको फिर हम कहेंगे कि दिस इज नॉट एन एलिमेंट बट दिस इज अ कंपाउंड। तो ये फर्क होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। A compound is completely a new material that have totally different properties from the element that made it. मतलब सोडियम की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं, और जो बना है सोडियम क्लोराइड उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं। जब सोडियम मेटल है, इतना रिएक्टिव मेटल है कि अगर आप उसको हवा में निकालोगे तो जल के बर्न हो जाता है। क्लोरीन गैस है, इरिटेंट गैस है, बैक्टीरिया मारने के लिए यूज होती है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं। सॉल्ट है, पानी में डालते हो डिजोल्व हो जाता है, खाने में डाल के खा लेते हो। ठीक है, यही बात जो है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरी सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ये पढ़ लेना यहाँ से, ये जो बात मैंने बताई है ना वो लिखी हुई है। अब जब कंपाउंड बनता है तो हम लोग उसकी फॉर्मेशन को इक्वेशन से शो करते हैं। जैसे ये इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ ना, सोडियम क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस फ्लेमेबल गैस होती है, एज अ फ्यूल भी यूज होती है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन पता है ना, इनहेल करते हो सांस आता है। तो जब ये दोनों मिल जाती है ना आपस में केमिकली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो वाटर बनाता है। और वाटर की प्रॉपर्टीज और इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जिससे ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पानी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। वाटर पीते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं पी सकते ना। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड, ब्लैक सॉलिड होता है, कार्बन ब्लैक कलर का होता है। ग्रेफाइट से मिलता है कार्बन, या कोल जो होता है, जो कोल से कोयले की कान से कोयला निकालते हैं उसमें कार्बन होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करो तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन कंबाइन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अलग प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी हमारे पास कंपाउंड बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज उनसे बहुत डिफरेंट हो जाती है जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है। सही। अच्छा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? देखो, एलिमेंट का फर्क समझ आया तुम लोगों को। सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम ओनली। कंपाउंड क्या है कि टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर। अच्छा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कोई डिफरेंस है नहीं, हम लोग इसको एक ही चीज काउंट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल अक्सर उनको कहते हैं जो कि जिसमें हमारे पास या तो बिल्कुल सेम टाइप के एटम्स हो, लेकिन एक से ज्यादा आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल ही कहलाता है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कभी भी आपसे वो टेस्ट नहीं करेगा कि बताओ डिफरेंस क्या है। कंपाउंड यूजुअली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कंपाउंड कह सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह वाटर को भी हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में इतना कोई फर्क नहीं है, तो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर ऑन दी अदर हैंड, मिक्सचर इज समथिंग which is not made by a chemical reaction. When mixture contains two or more substances that have not reacted chemically, केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ, क्या पता एक चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व हो गई हो, दैट्स अ मिक्सचर। जैसे पानी में नमक डाला है ना, तो नमक जो बना था सोडियम और क्लोरीन से, तो दैट वाज अ केमिकल रिएक्शन। वाटर जब बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो दैट वाज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब वाटर में आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को मिक्स किया तो दो कंपाउंड ये आपस में जो मिक्स हुए ना, ये मिक्स हुए हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहे। अब जरूरी नहीं है कि कभी भी दो कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेंगे, करेंगे, करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड और वाटर है ये मिक्स होते हैं। तो पानी में जब नमक डाल के आप डिजोल्व कर लेते हो तो
दैट इज अ फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकली मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसको आपको आपने दोबारा सेपरेट आउट करना है तो आप फिजिकल मीन से उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। आप सिर्फ पानी को गर्म करो और वाटर जो है उसमें से आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट हो जाएगा और आखिर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट रह जाएगा। तो आपने उसको वापस सेपरेट कर लिया। मिक्सचर हमारे पास अगेन दो तरह के, जो पीछे बात की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो कि जिनकी स्टेट सेम होती है। जैसे हमने एयर गैसेस को गैसेस में मिक्स कर लिया, जैसे एयर को हम कहते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एयर जो है बहुत सारी डिफरेंट गैसेस से बनी हुई होती है। उसमें नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन नहीं होती सॉरी, आर्गन भी होती है। ये आपस में मिक्स हुए हुए हैं, कंबाइन नहीं हुए हुए, अलग अलग है। नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है और कार्बन, लेकिन एक साथ हैं सारे, इसलिए इसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली, पानी में रूह अफ़ज़ा मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया। और हेट्रोजीनस वो मिक्सचर हो जाते हैं, जैसे हमने सॉल्ट प्लस वाटर, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में डाला है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में। तो इनकी स्टेट्स डिफरेंट है। स्टेट्स हमें पता है ना, स्टेट्स हम लोगों ने क्या क्या, 3 तरह की स्टेट होती हैं। सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या गैस होता है। चाहिए किसी का कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देन वी हैव मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमें पता है। आइंस, आइंस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आइंस जो होते हैं हमारे पास, कोई भी चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर चार्ज हो गया तो वो आइन बन जाता है। आइन हमने कहा था अगर पॉजिटिव आइन बनेगा तो उसको हम कहेंगे कैटाइन, और अगर नेगेटिव आइन बनेगा तो उसको हम कहेंगे एनाइन। पॉजिटिव आइन कब बनता है? जैसे ग्रुप 1 का सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मेटल ग्रुप 1 2 3 के जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो +1 चार्ज बनाते हैं। अब क्या आपको ये सब याद करना है? नहीं, आपको याद नहीं करना। आपके पास कोई भी एलिमेंट आएगा, आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। जैसे ही आपको उसका ग्रुप पता चल जाएगा वैसे ही आपको उसका चार्ज भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है तो उस पर जो चार्ज आना है वो पॉजिटिव चार्ज आना है। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो +1 चार्ज बनाते हैं, मतलब ये कैटाइन बना रहे हैं। ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो +2 चार्ज बनाते हैं, ये भी कैटाइन बना रहे हैं। ग्रुप 3 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो +3 चार्ज बनाते हैं। व्हाट अबाउट दीस? इसमें जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसमें जो भी एलिमेंट चार्ज बनाएंगे उसको हम प्लस चार्ज ही बनाते हैं। वो फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, वो भी प्लस चार्ज बनाता है, आयरन है वो भी प्लस चार्ज बनाता है। तो ग्रुप 3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो चार्ज बनाते हैं वो प्लस चार्ज बनाते हैं। ग्रुप 4 को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ग्रुप 5 के जो भी एलिमेंट्स हैं ना वो माइनस चार्ज बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो -3 चार्ज बनाएगा। ग्रुप 6 जो है वो -2 चार्ज बनाता है। ग्रुप 7 जो है वो -1 चार्ज बनाता है। ग्रुप 8 कोई चार्ज नहीं बनाता है, इस पे जीरो ही न्यूट्रल ही रहता है ये। ग्रुप 4 जो है वो उसको, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कार्बन है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या वो लूज कर ले। तो ग्रुप 4 जो है वो बेसिकली प्लस चार्ज भी बना सकता है, माइनस चार्ज भी बना सकता है, लेकिन ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना तो गेन करता है। ये एक और फिनोमिना कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट मिल जाए ना तो उसका आपने देखना है पीरियोडिक टेबल में वो कौन से ग्रुप का है, उसके हिसाब से उसका चार्ज डिसाइड करना है। जैसे हमारे पास सोडियम है, मुझे पता है ग्रुप 1 का है, +1 चार्ज बनाएगा। पोटेशियम है, +1 है। सिल्वर जो है वो आप उसको ढूंढने जाओगे ना तो किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, यहाँ पे। अब सिल्वर का क्या चार्ज बनाएगा? तो सिल्वर का चार्ज हमेशा वैसे +1 होता है, लेकिन बाकी जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, कॉपर आ गया जैसे, तो आप बोलोगे यार ये तो किसी ग्रुप में नहीं है, तो मुझे क्या पता क्या चार्ज बनाएगा। तो जब भी क्वेश्चन देगा ना कॉपर का तो वो आपको बता देगा। अगर वो लिख देगा कि कॉपर 1 है तो इसका क्या मतलब है कि कॉपर +1 चार्ज बनाएगा। अगर उसने ऐसे रोमन में ना कॉपर के साथ 2 लिख दिया है, इसका क्या मतलब है कि कॉपर जो है वो +2 चार्ज बनाएगा। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसके नाम के आगे वो रोमन में लिख देगा 1 2 या 3, तो उसके हिसाब से उसका चार्ज बन जाएगा।
लेकिन ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है तो +1, ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है तो +2 और ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट है तो +3। इसी तरह कैटाइन में हमारे पास एक होता है अमोनियम आइन। अच्छा, ये जो है ना अमोनियम, ये 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसको हम कह रहे हैं ग्रुप कैटाइन। अच्छा, ये आपको प्रोडक्ट टेबल में नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट टेबल में नाइट्रोजन अलग मिलेगा और हाइड्रोजन अलग मिलेगा, लेकिन ये तो एक दोनों मिलके एक चीज बनी हुई है। तो इससे आप कैसे पता लगाओगे कि क्या चार्ज बनाएगा, ये बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको रट्टा लगाना है कि अमोनियम आइन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4+1 और उसका नाम होता है अमोनियम आइन। फिलहाल तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह अच्छा, जितने यहाँ पे कैटाइन लिखे हुए ना उसमें कैटाइन में सिर्फ आपको एक याद करना है, बाकी तो आप प्रोडक्ट टेबल से पता लगा लोगे। लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जैसे आयरन है, तो आयरन जो है वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उस पे जो लिखा हुआ होगा आयरन 2 लिखा हुआ होगा। और क्योंकि वो मेटल है तो +1 ही चार्ज बनाता है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, तो 2 लिखा हुआ है तो आप इसका चार्ज कर दोगे +2। अगर उसने आयरन 3 ऐसे लिखा हुआ है तो उसका चार्ज आप कर दोगे +3। कॉपर के लिए भी यही हिसाब किताब है। लेकिन कैल्शियम क्योंकि ग्रुप 2 का है तो वो +2 चार्ज बनाएगा, उसमें वो फिर लिखेगा नहीं क्योंकि वो ग्रुप 2 का है, आपको पता होना चाहिए कि वो +2 चार्ज बनाएगा। सिमिलरली जो एनाइन्स होते हैं ना, अच्छा देखो जी, अब ये इनका नाम कैसे चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसको हम कहते हैं सोडियम, पहले तो हम इसको कहते हैं सोडियम एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और +1 चार्ज बना लेता है तो इसको हम कहेंगे सोडियम, और इसके साथ लगा देंगे एटम की जगह आइन, सोडियम आइन। इसी तरह पोटेशियम आइन, सिल्वर आइन, आयरन आइन। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है वो आपको पता है, आपने दे रहा प्रोडक्ट टेबल में मिला आपको ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 के आपको पता है कि -1 चार्ज बनाते हैं, तो आप क्लोरीन का सिंबल लिखोगे, उस पर -1 चार्ज लिख दोगे ऐसे। इसी तरह अगर उसने दे दिया ब्रोमीन, तो आप ब्रोमीन का यहाँ से सिंबल लिखोगे ग्रुप 7 में Br-1। इसी तरह उसने दे दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप लिख दोगे O और -2, क्योंकि ग्रुप 6 का है ना, ग्रुप 6 के -2 चार्ज बनाते हैं। उसने दे दिया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 5 के, और ग्रुप 5 के जो है वो -3 चार्ज बनाते हैं। अच्छा, इनके नाम कैसे लिखोगे, जैसे सोडियम का नाम हमने सोडियम आइन लिखा था, कॉपर का नाम कॉपर, जो कैटाइन है उसके नाम के साथ बस आइन लगा दोगे। लेकिन जो एनाइन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये था क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम था, लेकिन जब इसने आइन बना लिया ना तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोराइड। तो हम लोग क्या करते हैं, एनाइंस के साथ जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं ना, एनाइन उनको कह रहे हैं, तो उसके साथ हम IDE लगा देते हैं, तो दिस इज क्लोराइड। सिमिलरली Br जो है वो है ब्रोमीन, और जब वो आइन बना लेगा Br नेगेटिव तो उसको हम कहेंगे ब्रोमाइड। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब चार्ज बनाता है -2 तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। तो आइन के साथ आपको इनके नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देना आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे ये था फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ने जब इलेक्ट्रॉन गेन करे और नेगेटिव आइन बना लिया तो उसको हम नाम से बुलाते हैं फॉस्फाइड। तो इनका आखिर में IDE लगता है। अच्छा, आखिर में IDE मतलब कहाँ पे मैं स्पेलिंग रोक के IDE लगाऊं वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जैसे क्लोरीन है तो आखिर के जो 3 लेटर है INE वो हटा के IDE लगा दिया। इसी तरह ब्रोमीन के जो आखिर के 2 लेटर हैं वो हटा के आपने IDE लगा दिया। अब ऑक्सीजन के जो है वो आखिर के 3 लेटर हटाओगे तो IDE हम Y भी हम इसमें हटा देते हैं। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें आखिर के 3 ही हटाने हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ये चीज समझ जाओगे कि कैसे नाम देना है, याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन IDE आएगा जब कोई भी एलिमेंट ग्रुप 5, 6, 7 का या किसी का भी प्रोडक्ट टेबल में कोई भी एलिमेंट अगर एटम से नेगेटिव आइन बनाएगा तो उसका आखिर में IDE आता है। ठीक है, शमाइल अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं कि फॉस्फेट है, फॉस्फाइड है। अब अगर मैंने आपको लिखा हुआ है फॉस्फाइड तो आप समझ जाओगे कि वो P फॉस्फोरस था प्रोडक्ट टेबल में और वो P3 नेगेटिव बनाएगा। अच्छा, तो क्लोरीन ये हो गया, दिस इज क्लोराइड।
O जो होता है ऑक्सीजन का होता है तो दिस इज ऑक्साइड, S जो होता है वो सल्फर का होता है तो दिस इज सल्फाइड, I जो होता है वो आयोडीन का होता है तो दिस बिकम आयोडाइड, N जो है वो नाइट्रोजन का होता है तो दिस बिकम्स नाइट्राइड। सब में आईडी आ रहा है। अच्छा, अचानक से आईडी खत्म हुआ और एक नई चीज आ गई नाइट्रेट। अब ये दिस इज नॉट एन एलिमेंट ना, दिस इज अ रेडिकल, या जिसको हम कहेंगे कि ये ग्रुप एनाइन है हमारे पास, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसमें फिर आईडी आना खत्म हो जाएगा। अब इसमें नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो नाइट्रेट का जो आइन का फॉर्मूला होता है वो आपको रट्टा मारना है, याद करना है। यू मस्ट रिमेम्बर के नाइट्रेट होता है NO3-1। इसी तरह नाइट्राइट जिसके आखिर में ITE आ रहा है, देखो अगर मैं नाइट्राइड लिख दूंगा ना, IDE आखिर में लगा दूंगा, तो तुमने कुछ नहीं करना, जिसके आखिर में IDE लगा हुआ है, तुमने बोला ये नाइट्रोजन से बना है, तुमने नाइट्रोजन को लिखा सिंबल, और नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो उस पर चार्ज लगा दिया -। से यहाँ तक तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपने आयोडाइड देखा, आपने बोला आयोडीन से बना है, आप गए प्रोडक्ट टेबल में, आपने देखा कि आयोडीन है कहाँ पे, आपने आयोडीन ढूंढा, आपने बोला ग्रुप 7 में, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा -1, तो आपने इसका सिंबल लिख के -1 चार्ज लगा दिया। IDE लिखा हुआ है तो ये काम सिंपल है, लेकिन अगर IDE के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो मतलब वो सारे आपको याद रखने हैं, वो प्रोडक्ट टेबल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। जैसे नाइट्रेट है NO3-1, नाइट्राइट है ITE है, ये भी आपको याद रखना है, आपने सिर्फ IDE वाले प्रोडक्ट टेबल से उठाना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसका फॉर्मूला होता है HCO3 और उस पर चार्ज होता है -1। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH और इस पर चार्ज होता है -1। सिमिलरली सल्फेट है, ठीक है, तो इस पे होता है SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, हाइड्रोक्साइड के बारे में अक्सर सवाल ये आता है कि इसमें भी तो IDE आ रहा है, तो ये हाइड्रो और इसको प्रोडक्ट टेबल से क्यों नहीं उठाया? देखो ये दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, मसला ये है। हाँ, इसके नाम में भी IDE आ रहा है, ये वाहिद ऐसा है कि एलिमेंट नहीं है फिर भी इसके नाम आइन के नाम में IDE आ रहा होता है, तो ये एक एक्सेप्शन समझ लो, ठीक है, IDE वाली। इसमें हाइड्रो और ऑक्स दोनों है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। अच्छा, फिर है सल्फेट, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। अभी किसी सल्फाइड IT SO3 2 नेगेटिव। फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। अभी किसी ने पूछा ना कैसे पता चलेगा कि फॉस्फेट है या फॉस्फाइड है या फॉस्फाइड है, देखो तीन है हमारे पास, फॉस्फेट भी हो सकता है, फॉस्फाइट भी हो सकता है जिसमें ITE आ रहा है, लेकिन अगर फॉस्फाइड लिखा हुआ है ना IDE वाला, तो IDE शोज के वो सिर्फ फॉस्फोरस की बात कर रहा था जो कि -3 चार्ज बना। फॉस्फेट मतलब PO4 3 नेगेटिव और फॉस्फाइड मतलब PO3 3 नेगेटिव। अब आपको फॉस्फाइड तो याद हो जाएगा ना, वो तो प्रोडक्ट टेबल से देख के बना लो, लेकिन फॉस्फेट और फॉस्फाइट आपको याद करना पड़ेगा। अनस कल की क्लास तो रिकॉर्ड नहीं थी, आज की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपको भेज दूंगा। शमाइल, आपका वो क्वेरी क्लियर हुई जो सवाल पूछ रहे थे? किसी का कोई जहन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकता है अभी यहाँ पे। ओके, इसी तरह फिर एक है हमारे पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास देखो, तो इसमें कैटाइन तो सारे के सारे प्रोडक्ट टेबल से देख के आप पता लगा लोगे, लेकिन सिवाय अमोनिया माइन के, तो कैटाइन में आपको सिर्फ एक याद करना है। एनाइन में आप जिसके आखिर में IDE है, तो वो तो आप प्रोडक्ट टेबल से देख के पता लगा लोगे, लेकिन ये जो बाकी है ना, नाइट्रेट ऑनवर्ड्स यहाँ से, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक वाहिद IDE वाला है जो कि याद करना पड़ेगा। 4 5 सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, कार्बोनेट। तो ये आपके पास 9 कुछ ग्रुप एनाइन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और एक कैटाइन जो कि अमोनिया माइन है, ठीक है। सर कैटायन में सर ऐसे अमोनियम ही आता है? कैटाइन में बस अमोनियम याद रखना है, अमोनिया माइन, दैट्स इट।
अनस कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, गूगल क्लासरूम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा हुआ है, वहां से देख लेना। सेकंड एक ही पूरी क्लास एक ही उसमें रिकॉर्ड हुई हुई है। अच्छा जी, केमिकल फॉर्मूला क्या है? देखो जब कंपाउंड बना है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू अ केमिकल फॉर्मूला, है ना। अब कोई भी जब आयनिक कंपाउंड बनता है ना, अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो हम जो क्लास में शुरू शुरू में हम बात कर रहे थे ना, कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना होता है तो उसको अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। कुछ एटम जैसे कि ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट, दे डू इट बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। सोडियम है जैसे +1 चार्ज बनाया उसने। क्लोरीन जो है वो इसको गेन करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो गेन करता है -1। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सोडियम लूज करता है तो क्लोरीन गेन कर लेता है उसके इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि सोडियम बस लूज करके अकेला घूमता रहेगा, उसको किसी ना किसी को गेन करवाना पड़ेगा। तो ये आपस में एक केमिकल फॉर्मूला जो बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं NaCl। अब ये केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं अब ये सीखना है। देखो केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो हमारे पास तरीका है ना वो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले तो मैं पीरियोडिक टेबल से इनके सिंबल्स देखूंगा कि सोडियम का क्या सिंबल होता है और क्लोरीन का क्या सिंबल होता है और दोनों कौन कौन से ग्रुप में हैं। तो सोडियम जो है वो मुझे मिलेगा कहाँ पे, ग्रुप 1 में। इसका सिंबल है Na। और ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 1 के जो एटम्स होते हैं वो चार्ज क्या, आयन क्या बनाते हैं, +1। सोडियम बना लेगा +1। क्लोराइड बना है क्लोरीन से। क्लोरीन है ग्रुप 7 में, और ग्रुप 7 के चार्ज क्या बनाते हैं, -1, और इसका सिंबल है Cl। Cl इस पे मैं चार्ज लिख दूंगा -1। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो मैंने नंबर लिखे ना +1 -1, इसको मैं कॉमन नंबर से डिवाइड करूंगा। अब 1 और 1 में कॉमन नंबर 1 और 1 ही है ना, तो मैं दोनों को 1 और 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा ना, 1 से 1 को डिवाइड करा 1 आया, -1 को 1 से डिवाइड करा वो भी 1 आएगा। उसके बाद ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, साइन को नहीं बल्कि जो नंबर है, इन नंबर्स को इस वाले राइट वाले एटम का जो नंबर है ना, आइन का जो नंबर है वो मैं लेफ्ट वाले के नीचे लिख दूंगा, और लेफ्ट वाले का जो है वो मैं राइट वाले के नीचे लिख दूंगा, ऐसे। तो सोडियम के साथ नीचे आ जाएगा 1। साइन लेके आने की जरूरत नहीं है, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन ड्रॉप करके नंबर लिख देना, और Cl के साथ आ जाएगा 1। ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया NaCl। अच्छा, हमेशा केमिस्ट्री में ना अगर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि इट्स 1। तो हमें जो है अगर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम 1 ना लिखें तो वो एक ही बात होती है, उसका मतलब 1 ही होता है। तो मैं सिर्फ इसलिए इसको NaCl लिखता हूँ। 1 लिखने की जरूरत, 1 के अलावा कोई नंबर है तो वो फिर मुझे लिखना पड़ता है फॉर्मूले में। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर्मूला बनाओ मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम जो होता है वो ग्रुप 2 का है, इस पे चार्ज आता है +2। मैग्नीशियम इस फ्रॉम ग्रुप 2 है। क्लोरीन को अभी हमने देखा, इस पे चार्ज आता है -1। दूसरा काम क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 1 1 है। 1 और 2 दोनों कॉमन नंबर का क्या मतलब होता है कि 1 और 2 दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो, जो कि 1 से ही हो सकते हैं। तो 1 से डिवाइड होने पे ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, तो डेट वुड बी Mg1Cl2। अभी हमारी क्या बात हुई कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो Mg के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, Cl2 के साथ 2 लिखना जरूरी है। सही। इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाना है। अब एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 3 हियर। तो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आएगा वो +3 आ जाएगा सिंबल लिख के, क्योंकि ग्रुप 3 का चार्ज +3 होता है। और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन, आईडी है ना, मतलब प्रोडक्ट टेबल के नाइट्रोजन की बात कर रहा है। और नाइट्रोजन जो होता है ग्रुप 5 का होता है, तो उस पे चार्ज क्या आ जाता है, ग्रुप 5 पे चार्ज होता है -3 का। सही है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -3। अच्छा, 3 और 3 में कॉमन नंबर क्या है? अब 1 तो है 3 और 3 में कॉमन नंबर, लेकिन हम बड़ा कॉमन नंबर देखते हैं ना जिससे दोनों डिवाइड हो सके।
तो दोनों 3 से डिवाइड होंगे ना, तो मैं 3 लिख दूंगा। तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 +1, और नाइट्रोजन पे जो -3 डिवाइड बाई 3 ये बन जाएगा -1। दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है वो उठा के यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। तो डेट वुड बी Al1N1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ Aln लिख देंगे। अच्छा देखो, ये काम अब हमने इतने सारे स्टेपिंग नहीं करनी है इसकी, ये काम तो हमें डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम बस नाम देख के और फॉर्मूला बना लें। अब फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला दिया गया, लेट्स से मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम आपने बोला मैग्नीशियम ग्रुप 2 का Mg2 पॉजिटिव। सल्फेट आप ढूंढते रहोगे प्रोडक्ट टेबल में, सल्फेट नाम का तो कुछ होगा नहीं। ATE आ गया ना, आईडी होता है तो वो एनाइन प्रोडक्ट टेबल में होता है। अगर उसके अलावा आईडी के अलावा कुछ और है सिवाय हाइड्रोक्साइड के, तो वो आपको याद करना पड़ता है। और ये जो आपको लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में आपने सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है SO4 2 नेगेटिव। तो ये आपने याद रखना है, सल्फेट का होता है SO4 2 नेगेटिव। जब आपको ये याद होगा तो आप इससे इजिली फॉर्मूला बना लोगे। सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज है -2 और मैग्नीशियम पे 2। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2 और 2। कॉमन नंबर 1 1 भी है, लेकिन हमें वो वाला कॉमन नंबर देखना है जो कि बड़ा हो। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 1 से बड़ा है, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैग्नीशियम पे चार्ज बन जाएगा +1 और सल्फेट पे -1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, इसको एक दूसरे के सबस्क्रिप्ट में ले आएंगे। तो Mg के साथ आ जाएगा 1 और SO4 के साथ क्या आ जाएगा। अच्छा, ये जो 1 आया है ना SO4 के साथ, ये 1 हम बाहर के, अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ नंबर लिखा हुआ है। ये जो 1 आया है ना, मैं ये पूरे सल्फेट के लिए आया है, तो मैं सल्फेट के साथ ब्रैकेट लगा के ऐसे 1 लगाऊंगा। लेकिन अगेन 1 लिखने का और ना लिखने का कोई फायदा नहीं होता, मतलब 1 हम लिखते नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरह से होती, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे जो चार्ज बनाना है वो बनाना है, फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम मुझे पता है एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 3, तो इस पे चार्ज होता है +3, और सल्फेट को अभी मैंने देखा वो होता है SO4 2 नेगेटिव। सुभाष, पेपर में कभी भी फॉर्मूला मेकिंग डायरेक्टली नहीं पूछता वो, क्योंकि ये इतना ओ लेवल का जब आप पेपर देने जा रहे होते हो तो ये तुम्हारे लिए ये काम कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये समझ लो जैसे इंग्लिश के पेपर में तुमसे ABCD तो नहीं पूछेगा ना वो, कि ABCD लिख के दे दो। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी यही हाल है फॉर्मूला मेकिंग का। तो डायरेक्टली कभी नहीं पूछता वो, क्वेश्चन में खुद ही तुम्हें बनाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब इसमें देखो, दो 3 और 2 में कॉमन नंबर क्या है, 1 है, तो दोनों को 1 1 से डिवाइड करोगे तो वो वही चीज रहेगी ना, 3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। और फिर क्या करोगे, जो नंबर है डिवाइड, इसको इधर लिख दोगे सल्फेट के साथ, इसको 2 इधर लिख दोगे, तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और सल्फेट के साथ आ जाएगा 3। अब ये 3 जो आ रहा है ना पूरे सल्फेट के लिए आ रहा है, पूरे SO4 के लिए आ रहा है, तो आपने ब्रैकेट लगा के 3 लिखना है। 1 के अलावा कोई नंबर है तो जाहिर है वो लिखे रहने दोगे, तो 2 और 3 ऐसे ही लिखे रहने दोगे। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2 ब्रैकेट SO4 3। इसी तरह अगर आपको फॉर्मूला बनाने के लिए दिया जाए अमोनियम फॉस्फाइड का, तो अब ना तो अमोनियम प्रोडक्ट टेबल में और फॉस्फाइड, क्योंकि इसमें ITE है, ये भी प्रोडक्ट टेबल में नहीं है, तो ये दोनों हमने याद रखने हैं अपने इस लिस्ट से। अमोनियम क्या है, NH4+1, और फॉस्फाइड क्या है, फॉस्फाइड ये रहा जो कहता है PO3 3 नेगेटिव। जब ये आपको याद होंगे तो फिर फॉर्मूला बना लोगे। फॉस्फाइड है PO3 3 नेगेटिव और अमोनियम है NH4+1। अगेन 3 और 1 है, कॉमन नंबर जो है वो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो वो ऐसा ही रहेगा, 1 से डिवाइड होने में नंबर वही रहते हैं, और 3 यहाँ जाएगा और 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो NH4 के लिए 3 जो आया ना वो
पूरे NH4 के लिए आया। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो 43 लगेगा ना, तो मैं पूरे इस अमोनियम पे ब्रैकेट लगा के यहाँ 3 लिखूंगा और फिर PO4 के लिए 1 ब्रैकेट लगा के, वैसे 1 लिखना चाहिए लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि कुछ नहीं है तो मतलब वो 1 ही है, तो 1 की जरूरत नहीं होती ब्रैकेट लगाने के लिए, तो दैट वुड बी अमोनियम फॉस्फाइड। अच्छा ये PO4 कर दिया मैंने, दिस इज नॉट PO4, दिस इज PO3। PO4 फॉस्फेट होता है। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? कबीर, अनस, सबिहा, शंदाना, सुभाष। अब आपके पास जो है ना इस हैंडआउट में, ये हमारे पास पेज नंबर 7 पे ये सारे जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए। अब जैसे यहाँ पे कॉपर 1 ऑक्साइड है ना, कॉपर इसके 1 लगा हुआ है, मतलब कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका चार्ज तो +1 होगा क्योंकि 1 लगा हुआ है, क्योंकि कॉपर ग्रुप 1 2 3 में नहीं होता है, बीच में होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, और ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cu2O। अभी डायरेक्ट डायरेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, जैसे 6 जो है वो कॉपर 2 सल्फाइड है ना, कॉपर 2 हो गया 2 पॉजिटिव, सल्फाइड होता है सल्फर से बना है, सल्फर ग्रुप 6 का होता है, तो उस पर चार्ज आता है -2। अब मैं 2 और 2 दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 होने के बाद CuS इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसकी इतनी इनफ प्रैक्टिस करनी है कि आपने वो पूरा स्टेप फॉलो नहीं करना, आपने डायरेक्ट ये काम करना है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो देखते ही इसका फॉर्मूला बना लो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो देखते ही इसका फॉर्मूला बना लो। तो ये इतनी सिंपल चीज हो जाएगी अभी आगे पढ़ते पढ़ते कि तुम्हें बस ये नाम देखोगे और तुम्हें इसका फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट पता होगा। ठीक है, इसके अलावा ये सारे ना पेज 7 और 8 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन जो हमने बनाई थी ना ऊपर, सर केमिकल आयोनिक कंपाउंड इक्वेशन डेफिनेशन में क्या होती है? आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एटम, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम भी कह सकते हो। ये सिंपल कह दो, आयनिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म व्हेन एटम्स हैविंग आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। अच्छा देखो, जैसे ये इक्वेशन है ना, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, अब ये तो हमने ऐसी बनाई हुई है, लेकिन इसको देखो, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, जैसे मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो ना, इक्वेशन इसको भी हम केमिकल इक्वेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं ना इसमें। और मैथ्स में जो आप इक्वेशंस पढ़ते हो, हम जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन को इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वर्ड आता है, ये जो इक्वेट का वर्ड होता है इसमें, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 + 3 है इज इक्वल्स टू 5 है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 5 बनेगा ना, मतलब लेफ्ट साइड पे भी सेम और राइट साइड पे भी सेम नंबर। इसी तरह केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स सोडियम के लेफ्ट साइड पर दिख रहे हैं ना तुम्हें, जैसे कि 1 दिख रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन कितने हैं 2, Cl2 है ना, तो उतने ही एटम्स या वही एलिमेंट जो है वो राइट साइड पर भी उतने ही होने चाहिए। जैसे सोडियम राइट साइड पर 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और क्लोरीन जो है वो 1 है, अब वो भी 2 होना चाहिए, जब जाके हम इसको इक्वेशन कहेंगे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग। तो हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है और जितने हैं उतने ही एलिमेंट इक्वेशन के राइट साइड पर हो, और वो भी उतने ही नंबर में हो। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सोडियम क्लोराइड के साथ मैंने 2 लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये सोडियम 2 1 2, तो टोटल सोडियम जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे राइट साइड पे। और क्लोरीन के साथ भी 1 था तो 2 1 2, तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। अच्छा क्लोरीन तो हो गए 2 और 2 बैलेंस हो गए, लेकिन सोडियम जो है वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो 2 हो गए, लेफ्ट साइड पे 1 है, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 कर दो, सोडियम के साथ 2 लगा दो, तो ये भी 2 हो जाएंगे।
इसको हम कहते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग। और ये जो इक्वेशन की जो मैं फाइनल फॉर्म लिखूंगा वो फिर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि 2 सोडियम 1 Cl2 और 2 NaCl। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसका भी एक अलग नाम होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल इस चीज को हम कहते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो अगेन इंडिपेंडेंटली पूछेगा तो 1 मार्क की, और ये तुम साथ साथ अभी जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे वैसे इक्वेशन बैलेंसिंग भी पढ़ते जाओगे। तो जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, वैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं। वर्ड लेटर्स अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड बनाते हो, इसी तरह एलिमेंट्स को मिला के हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड कैसे लिखते हैं वो भी हमने देख लिया। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसका फॉर्मूला NaCl होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका फॉर्मूला CaCO3 होगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइन होता है, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आइन होता है, तो ये बनेगा CaCO3। सही है। और उसके बाद जैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो वैसे केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बनाते वक्त हमें बैलेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है। तो सेंटेंस बनाना जैसे सीख जाते हो इंग्लिश में, इस तरह केमिकल इक्वेशन बनाना और उसको बैलेंस करना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख जाओगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे साथ पढ़ते रहोगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं तो पे क्लास एंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास पे फ्राइडे को होगी। सी यू देन। बीच में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके चलो, अल्लाह हाफिज।